तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाती है। कविता, नई नवेली बहू ने घर से बाहर कर दिया क्या, जो तुम यहाँ धूप में बैठी हो? देखो तो भला, इस समय कौन इस तरह पार्क में बैठता है? घर में 10 काम होते हैं। अभी तो यहाँ कोई सहेली भी नहीं है जिसके साथ बैठकर गप्पे लड़ा सके। सरिता जी ने हंसते हुए कहा, जो अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, कि उनकी नजर कविता जी पर पड़ी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बहू परिधि ऐसी नहीं है। उसने तो मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा है ताकि मैं थोड़ी देर धूप में बैठ सकूं। इससे विटामिन डी मिलता है। अब सुबह का काम तो बहू संभाल लेती है। वो ही कहती है कि मम्मी जी, आपने सारी उम्र बहुत कर लिया, अब आप आराम कीजिए और खुद का ख्याल रखिए। ये जो आपके जगह जगह दर्द होता है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसलिए आप सुबह की धूप में 1-1.5 घंटा बैठ आया कीजिए। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी मनपसंद किताबें भी साथ में हैं, जो मैं कभी तसल्ली से पढ़ नहीं पाई थी। पर अब बहू आने के बाद उसने मेरे शौक को समझा और बोली, आप पार्क में धूप में भी बैठ जाया करो और किताबें भी पढ़ लिया करो। अब हमारे फ्लैट में बालकनी में सुबह के वक्त धूप जो नहीं आती है। ये सुनकर सरिता जी की बोलती बंद हो गई। उनकी बहू ने उन्हें सुबह उठते से ही काम पर लगा रखा है और एक कविता है जो मजे से बगीचे में धूप सेक रही है। कविता जी ने अभी 2 महीने पहले ही अपने बेटे अतुल की शादी परिधि से की थी। परिधि पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखती थी। परिधि की शुरू से ही एक नियमित दिनचर्या रही है, इसलिए उसे खाने पीने, सोने, घूमने से लेकर हर काम में अनुशासन बहुत पसंद था। वो खुद भी उठकर घूमने जाया करती थी। इसी वक्त कविता जी पूजा करती थी, इसलिए परिधि के जोर देने पर उन्होंने हाँ भरी। पर वो बहुत जल्दी नहीं मानी। कभी दूध वाला आएगा, कभी प्रेस वाला, कभी फल वाला, तो कभी सफाई वाला। तो इन सबसे कौन काम को कहेगा? तो परिधि ने भी कहा कि मम्मी जी, अब ये सब जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जिस तरह मैं 1 घंटा अपने आप को देती हूँ, आप भी उसी तरह दिया कीजिए। ये काम तो उम्र भर चलते ही रहेंगे। पहले कविता जी को ये सब समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उन्होंने इस अच्छी आदत को अपना लिया। कविता जी की जिंदगी पहले ऐसे नहीं थी। 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए वो खुद का आराम और सेहत को भूल गई थी। जब से वो शादी होकर आई थी, तन मन से इस घर को समर्पित हो गई थी। सुबह से लेकर रात तक बस घर की जिम्मेदारी उन्हें निभानी थी। अपने लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं था। खाना जो बचा वो खा लिया, नींद का भी पता नहीं था और अपने पहनने ओढ़ने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। जो साड़ी शादी विवाह में आ गई वही पहनकर काम चला लिया। लेकिन जब से परिधि आई है, 2 महीने में उनकी जिंदगी ही बदल गई है। आजकल की बहुओं के नखरे देखते ही वो घबरा रही थी कि जाने किस तरह की बहू आएगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां वैसे भी सास ससुर की परवाह कहाँ करती हैं। उन्हें तो बस अपने आप से ही मतलब होता है, अपने पर ही ज्यादा ध्यान देती हैं। जब परिधि दुल्हन बनकर आई थी तो कविता जी थोड़ी सी सहमी हुई थी, क्योंकि उसे परिधि के साथ ही रहना था। पर वो ये सोचकर भी घबरा रही थी कि उनकी और उनके पति अशोक जी की आदतों की वजह से कहीं बहू नाराज ना हो जाए। अशोक जी को बार बार चाय पीने का बहुत शौक था और कविता जी को घर के बने पकवान पसंद थे। वो झट से कोई भी मिठाई या नमकीन घर पर ही बना देती थी। आजकल की बहुओं को ये सब फालतू काम ही लगता है। कविता जी का भी वही हाल ना हो जाए जो उनकी बड़ी बहन रुक्मणी जी का हुआ था। वो भी बड़े चाव से बहू लाई थी, पर बहू ने आते ही कुछ महीनों बाद ही झगड़ना शुरू कर दिया था। घर की हर चीज पर अपना हक जताना शुरू कर दिया और रुक्मणी जी और उनके पति के खाने पीने में कटौती करने लगी थी। चाय भी मांग लेते थे तो चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। कुछ और महीनों बाद उनका घर से बाहर आना जाना ही बंद करवा दिया और वो लोग बीमार भी रहने लगे थे। बहू का उन दोनों की बीमारी के इलाज पर भी पैसा खर्च करना पसंद नहीं था। बेटे ने समझाना चाहा तो उसे भी दहेज की लालच में जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। बेटे की गृहस्थी बनी रहे
इसलिए दोनों चुपचाप सहते रहे। जब रुक्मणी जी अपनी छोटी बहन कविता को सब कुछ बताती थी तो उनका दिल भी दहल जाता था। वो बहू नाम से ही डरने लगी थी। रुक्मणी जी उन्हें हर छोटी बड़ी बात बताया करती थी और आखिर 2 साल बाद ही दोनों सास ससुर को उनकी बहू ने वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। ये सुनकर कविता जी के रोंगटे खड़े हो गए थे। अतुल और परिधि जब हनीमून से लौटे तो परिधि ने आते ही घर संभाल लिया। वो रसोई में भी अच्छे से सब काम कर लेती थी। एक दिन अशोक जी ने दोबारा चाय बनाने को कहा तो परिधि ने कह दिया, पापा जी अब आपको दोबारा चाय नहीं मिलेगी। ये सुनते ही अशोक जी और कविता जी का चेहरा फीका पड़ गया और उन्हें अपनी बड़ी बहन रुक्मणी जी का चेहरा नजर आने लगा। तभी परिधि आगे बोलती है, पापा जी आपको पहले ही हाई बीपी है, डायबिटीज है, तो ज्यादा चाय आपको नुकसान करेगी। आप चाय की जगह हर्बल टी और ग्रीन टी पिया कीजिए। शुरू में आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आएगा, पर धीरे धीरे यही चाय आपको अच्छी लगने लगेगी। आपकी चाय की लत भी छूट जाएगी और सेहत में भी सुधार होगा। मैं खुद आपको कल से ये चाय बनाकर पिलाऊंगी। परिधि के मुंह से ये सुनकर दोनों को अच्छा लगा। उन्हें लग रहा था कि कहीं बहू उनके खाने पीने पर रोक तो नहीं लगा रही है। अगले दिन परिधि ने उनको सुबह की चाय बनाकर दे दी और दोबारा मांगने पर अदरक नींबू वाली ग्रीन टी बनाकर पिलाई तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे उनकी चाय की लत ही छूट गई। बीपी और डायबिटीज भी ठीक रहने लगे। सेहत में भी सुधार हो गया। देख लिया, सभी बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं। हमारी बहू तो बेटी बनकर हमारा ख्याल रखती है। उसे हमारे आराम की भी चिंता है और सेहत की भी चिंता है। अशोक जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा, हाँ जी ये बात तो आपने एकदम ठीक कही, वरना मैं तो घबरा ही गई थी। मुझे तो रह रहकर दीदी की शक्ल याद आ जाती है। उनकी बहू ने उनके साथ कितना बुरा किया था, उन्हें वृद्धाश्रम ही पहुंचा दिया था। अगले दिन जब अशोक जी और कविता जी सोकर उठे तो परिधि ने कहा कि मम्मी जी, पापा जी आज हम सब कुल देवी के दर्शन के लिए चल रहे हैं, वहीं पर ब्राह्मणों को भोज भी करवा देंगे। अरे हाँ, आज तो मेरी सास की पुण्यतिथि है, तुम्हें कैसे याद है? कविता जी ने पूछा। वो जब मैं शादी होकर आई थी हम बहुत सी बातें करते थे तो आपने ही बताया था कि दादी जी की पुण्यतिथि आने वाली है, तो मैंने मोबाइल में नोट कर लिया था। अपनी पढ़ी लिखी बहू की धर्म और परिवार में इतनी आस्था देखकर कविता जी को बहुत खुशी हुई, वरना आजकल की लड़कियां ये सब कहाँ मानती हैं। एक दिन कविता जी मटरी बना रही थी तो परिधि ने कहा, मम्मी जी आप इसमें कितना तेल लगा रही हैं? वो बहू तेरे ससुर जी को ये बहुत पसंद है, इसीलिए ये कहकर कविता जी चुप हो गई। मम्मी जी आप ये मटरी एयर फ्रायर में क्यों नहीं बनाती हो? मैं आपको सिखा दूंगी। पापा जी के इस बार टेस्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल भी आया है, तो हमें मिलकर पापा जी का ध्यान रखना होगा। पापा जी के खाने का शौक भी पूरा हो जाए और उनकी सेहत भी बनी रहे। लेकिन बहू जो स्वाद तले हुए में आता है वो इसमें कहाँ आएगा? हाँ मम्मी जी थोड़ा अंतर तो होगा, पर सेहत के लिए अच्छा होगा। जैसे पापा जी की चाय की आदत छूटकर ग्रीन टी की आदत लग गई है, पापा जी इस आदत को भी अपना लेंगे। कविता जी को बहू की बात पसंद आई, उन्होंने वैसा ही किया। अशोक जी के 3 बच्चों में अतुल सबसे छोटा था। दोनों बड़े बेटे विदेश में रहते थे, जो 3-4 सालों में ही भारत आते थे और खर्च का 1 रुपया भी नहीं देते थे। उनको पढ़ाने लिखाने और विदेश भेजने में दोनों ने अपना घर तक बेच दिया था। छोटे बेटे अतुल को भी विदेश से नौकरी का ऑफर आया था, पर उसने यही मम्मी पापा के साथ में रहने का फैसला किया। अतुल की भी अच्छी नौकरी लग गई थी। परिधि से शादी को कुछ महीने हुए थे और अब वो भी अपना फ्लैट लेने की सोच रहा था। परिधि और अतुल फ्लैट देख ही रहे थे, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आ रहा था। काफी महीनों के ढूंढने के बाद उन्हें एक घर पसंद आया। फ्लैट के लिए पैसे देने थे। कुछ पैसे अतुल ने अपनी सेविंग से लगा दिए थे और बाकी के पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। अशोक जी की भी साधारण सी नौकरी थी, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती थी और बाकी का पैसा वो बच्चों की परवरिश में लगा चुके थे।
अतुल ने लोन के लिए आवेदन कर दिया था, पर डाउन पेमेंट भी तो देना था। आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, किराए में बहुत पैसा जा रहा है, इससे अच्छा तो हम ये पैसा अपने घर में डालेंगे। परिधि ने अतुल से कहा, लेकिन तुम्हारे गहने ऐसे कैसे गिरवी रख दूं? तुम्हारे मम्मी पापा ने इतने प्यार से दिए हैं, ये तो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? आखिर कितनी इच्छा होगी मम्मी जी पापा जी की एक अपना घर लेने की। कितने साल उन्होंने किराए के मकान में निकाल दिए। आप क्या एक घर बनाकर भी उन्हें नहीं दे सकते हैं? आपका भी कुछ फर्ज बनता है। हाँ परिधि, फर्ज बनता है, लेकिन मैं उसके लिए तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता हूँ। ये ठीक नहीं होगा। आखिर क्यों ठीक नहीं होगा? मैं भी तो इस घर की हूँ। आपका और मेरा एक ही सपना है। गहने तो बाद में भी छुड़ा लेंगे, घर एक बार बन जाएगा तो बन जाएगा। आखिर में परिधि अतुल को मना ही लेती है। अतुल फ्लैट बुक करा लेता है और कुछ महीनों बाद उसमें इंटीरियर करवा लेता है। कविता जी और अशोक जी को बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे ने अपना घर ले लिया है। गृह प्रवेश का दिन आता है, सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। तभी परिधि कलश कविता जी को देती हुई कहती है कि मम्मी जी, आप ये कलश लेकर पापा जी के साथ घर में प्रवेश कीजिए। बहू, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? ये घर तो तुम्हारा और अतुल का है, हमने तो इसमें 1 रुपया भी नहीं लगाया है। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके और पापा जी के आशीर्वाद से ही तो ये सब संभव हुआ है। मैं और अतुल घर लेने की हिम्मत कर पाए हैं। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। ये फ्लैट तो हमने आपके लिए लिया है। आप हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि हम दोनों आपके साथ रहेंगे। ये सुनकर कविता जी की आंखें भर आईं। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा से तुम पर शक किया। मुझे लगा था कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां सब एक जैसी होती हैं, जो अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करेंगी और हमें हर चीज के लिए तरसाएंगी। पर तुम तो सबसे अलग निकली। तुमने तो हमारा बुढ़ापा ही सुधार दिया। रुक्मणी जीजी और जीजा जी के पास इतना पैसा था, वो सब उनकी बहू ने धोखे से हथिया लिया और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया, जबकि हमारे पास तो बचत का 1 रुपया भी नहीं है। मेरे पास कोई गहना तक नहीं बचा, फिर भी तुम हमें इतना मान सम्मान दे रही हो। मुझे तो लगा था तुम दोनों इस फ्लैट में रहोगे और हमें वहीं हमारे हाल पर छोड़ दोगे। मम्मी जी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया? मैंने तो हमेशा आपको अपने मम्मी पापा की जगह देखा है। कोई अपने मम्मी पापा को छोड़ता है या वृद्धाश्रम पहुंचाता है क्या? आपको मेरे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? मैं तो आपका और पापा जी का ध्यान रखती आई हूँ, और वो नेम प्लेट देखिए, इस पर पापा जी और आपका नाम लिखा हुआ है। नेम प्लेट देखकर कविता जी को विश्वास नहीं हुआ। परिधि, जिस घर में तुम्हारी जैसी समझदार और सम्मान देने वाली बहू हो, वो घर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। जिस परिवार में ऐसी बहू मिल जाए तो किसी सास ससुर को कभी वृद्धाश्रम जाना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा ईश्वर को कहती थी कि मुझे बेटी क्यों ना दी, जो मुझे समझती, मेरे दर्द को महसूस करती। पर तुम तो मेरी बेटी से बढ़कर निकली। बेटी होती तो ससुराल चली जाती, पर तुम तो सदा साथ ही में रहोगी। परिधि दोनों के पैर छू लेती है और दोनों से गृह प्रवेश का आग्रह करती है। कविता जी और अशोक जी गृह प्रवेश करते हैं। अतुल और परिधि को बहुत सा आशीर्वाद देते हैं। पाठकों, शादी के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है, वहीं लड़के के माता पिता को भी काफी बदलावों का सामना करना पड़ता है। बहू अच्छी आ जाए तो बुढ़ापा सुधर जाता है, और अगर बुरी आ जाए तो बहुएं सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा देती हैं। आपको ये सास बहू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी तरह की पारिवारिक कहानियां और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।